हेलो दोस्तों। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीत लिया है। तो भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता है। जो भारतीय हॉकी टीम है वो सेमीफाइनल में हार चुकी है। भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार चुकी है और वो फाइनल नहीं खेली। तो जो फाइनल खेले हैं तो उनको क्या मिला है, उनको स्वर्ण पदक और रजत पदक मिला है। तो भारत की टीम ने जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीत लिया है। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, 5 अगस्त को ईरान की कितने दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो ये ईरान की यात्रा पर जाने वाले हैं, यानी ये जा चुके हैं और ये ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। और ईरान की यात्रा पर ये क्यों गए हुए हैं, क्योंकि जो ईरान है, ईरान में चुनाव हुआ है और वहाँ पर जो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो चुने जा चुके हैं और उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, अयातुल्ला सैयद इब्राहिम राइसी। तो इनका क्या होने वाला है, इनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और ये उसमें जाकर के हिस्सा लेंगे और ये वहाँ पर 2 दिवसीय समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। तो चलिए हम ईरान के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम राइसी। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, फ्री स्टाइल कुश्ती। और ये जो ईरान है यह एशिया महाद्वीप का देश है। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, यह है भारत, उसके बाद ये है पाकिस्तान और उसके बाद ये ईरान। और ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। और भारत ईरान में ही चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कहाँ पर किया है। तो BRO के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है। और इस सड़क का निर्माण किस राज्य में किया गया है। तो BRO के द्वारा लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है। और ये जो सड़क है यह लद्दाख में बनाई गई है। लद्दाख में एक दर्रा है और दर्रे का नाम क्या है, दर्रे का नाम है उमलिंग ला दर्रा है। और अगर हम इस सड़क की ऊंचाई की बात करें तो इस सड़क की ऊंचाई है 19,300 फीट। 19,300 फीट की ऊंचाई पर इस सड़क को बनाया गया है और यह दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। और अगर हम इस सड़क की लंबाई की बात करें तो इस सड़क की लंबाई है 52 किलोमीटर। अगर हम इससे पहले के रिकॉर्ड की बात करें तो इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो था 18,950 फीट का, जो कि एक सड़क थी। और वो सड़क कहाँ पर स्थित थी, वो सड़क थी बोलीविया में। बोलीविया में एक ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी के ऊपर ही इस सड़क का निर्माण किया गया था। और इस सड़क का जो रिकॉर्ड है वो इसने तोड़ दिया है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है, 19,300 फीट। चलिए BRO के बारे में जान लेते हैं। BRO की फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि यह बॉर्डर पर जो सड़कें होती हैं, सड़कों का यह निर्माण कराती है। और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, वर्तमान में इसके निदेशक हैं राजीव चौधरी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए लद्दाख के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी है लेह और यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुई थी। 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। तो आप यहाँ पर देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें 500 कंपनियों को शामिल किया गया है। और इन 500 कंपनियों को किस आधार पर शामिल किया गया है, इन 500 कंपनियों को उनके रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि उन्होंने कितनी कमाई की है, या उनका कितना राजस्व है। तो राजस्व के आधार पर 500 कंपनियों को शामिल किया है। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। तो 500 में से मात्र 7 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। चलिए उन भारतीय कंपनियों का नाम जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे
पहले नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्री जिसका स्थान है 500 में से 155, और दूसरे नंबर पर है भारतीय स्टेट बैंक और जिसका स्थान है 205, और तीसरे नंबर पर है इंडियन ऑयल जिसका स्थान है 212, चौथे नंबर पर है तेल और प्राकृतिक गैस, पाँचवें नंबर पर है राजेश एक्सपोर्ट्स, और छठे नंबर पर है टाटा मोटर्स, और सातवें नंबर पर है पेट्रोलियम। अगर हम पूरे के पूरे 500 में से पहले स्थान पर बात करें तो पहले स्थान पर है वॉलमार्ट, दूसरे स्थान पर है स्टेट ग्रिड, और तीसरे स्थान पर है amazon.com। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित हैं? रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित हैं फ्री स्टाइल कुश्ती से। ये फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है। इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। और अगर हम बात करें कि इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता है। अगर हम बात करें कि भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं, भारत ने अब तक 5 पदक जीते हैं। पहला जीता था मीराबाई चानू ने, दूसरा जीता पीवी सिंधु ने, तीसरा किसने जीता? तीसरा आप इनको ही मान लीजिए रवि कुमार दहिया, चौथा आप मान लीजिए भारतीय हॉकी टीम, और पांचवा कौन बचा? पांचवा मान लीजिए लवलीन जिन्होंने मुक्केबाजी में पदक जीता है। तो इस तरह से आप इनका नाम याद कर लीजिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो इस पुस्तक के लेखक हैं मनन भट्ट इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है? इस पुस्तक में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में बताया गया है। और आप इनको जानते होंगे, इनको पाकिस्तान के द्वारा पकड़ लिया गया था। तो इस पुस्तक में इसी के बारे में बताया गया है। किस राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो यह भारत का पहला भूकंप मोबाइल ऐप होने वाला है। और इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है उसको भी जान लेते हैं। आप इसमें देखिए, यहाँ पर इस मोबाइल ऐप का नाम दिया गया है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। इस ऐप का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। और इसका अनावरण किस राज्य ने किया है? इसका अनावरण किया है उत्तराखंड राज्य ने। और इसका कार्य क्या होने वाला है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह लोगों को अलर्ट करेगा भूकंप के बारे में। जैसे भूकंप आने वाला होगा तो यह उसकी चेतावनी पहले से ही उत्तराखंड के लोगों को दे देगा। चलिए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है देहरादून। और इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है? गैरसैंण। देहरादून इसकी शीतकालीन राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। यह 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है हिमाचल प्रदेश। भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाड़ी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया? तो हमें ये बताना है कि भारत और किस देश के बीच में जो रेलवे स्टेशन 50 वर्षों से बंद था, अब उसको चालू कर दिया गया है। तो ये जो रेलवे स्टेशन है, मतलब ये जो रेलवे मार्ग है हल्दीबाड़ी और चिल्हाड़ी, यह किन 2 देशों के बीच में चालू किया गया है? तो ये जो रेलवे मार्ग है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में स्टार्ट किया गया है। ये जो हल्दीबाड़ी है यह कहाँ पर स्थित है? हल्दीबाड़ी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो रेलवे स्टेशन है हल्दीबाड़ी। और ये जो चिलाहाड़ी, ये जो रेलवे स्टेशन है यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है बांग्लादेश में। यह कहाँ पर स्थित है? यह बांग्लादेश में स्थित है। चलिए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। VM कनाडे किस राज्य के लोकायुक्त बने हैं? तो ये हैं VM कनाडे, ये महाराष्ट्र के लोकायुक्त बने हैं। महाराष्ट्र के लोकायुक्त। तो लोकायुक्त का मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। लोकायुक्त का कार्य होता है कि यह भ्रष्टाचार को पहचानता है। जैसे राज्य में कौन लोग भ्रष्टाचार करता है तो उसकी यह पहचान करता है। तो जो राज्य के नागरिक होते हैं वो डायरेक्ट ही लोकायुक्त से भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत कर सकते हैं।
चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी वीआई वोडाफोन आइडिया के किस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन, तो इसके चेयरमैन और निदेशक ये जो है इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, तो हमें उनका नाम बताना है। तो जो वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी निदेशक हैं और जो उसका चेयरमैन है उनका नाम क्या है, उनका नाम है कुमार मंगलम बिड़ला। इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और अब इनकी जगह पर नए गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन बने हैं और उनका नाम क्या है, उनका नाम है हिमांशु कपानिया। तो आप इनका नाम याद कर सकते हो। ये वीआई के गैर कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। चलिए वीआई के बारे में जान लेते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 2018 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई और गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर यानी गुजरात में और मुंबई का मतलब महाराष्ट्र में भी। इसके सीईओ कौन है, इसके सीईओ हैं रविंदर ठक्कर और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, कुमार मंगलम बिड़ला। तो ये जो कुमार मंगलम बिड़ला हैं ये इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक थे जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और इसके गैर कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, वो बने हैं हिमांशु कपानिया। हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका और कवियत्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो इनका नाम है पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि पद्मा सचदेव किससे संबंधित हैं, तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ होगा कि ये इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या सितार वादक हैं या कवियत्री हैं। तो आपको किस पर टिक करना पड़ेगा, आपको कवियत्री पर टिक करना पड़ेगा। इनको 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है और 2001 में इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। वर्ल्ड बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम के तहत भारत को कितने रुपए प्रदान किए हैं, तो विश्व बैंक के द्वारा जो भारत के बांध हैं उनको बनाने के लिए, नए बांध बनाने के लिए और जो पुराने बांध हैं उनको दोबारा से सही कराने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को $250 मिलियन प्रदान किए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि जो नए बांध हैं वो बनाए जाएं और जो पुराने बांध हैं उनको सही किया जाए। तो इस योजना के तहत भारत के लगभग 120 बांधों को बनाया जाएगा। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और जो IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना भी कब हुई थी, इसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें 189 देश हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी वित्त वर्ष 2022 में PM मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, तो इस योजना के तहत 3 ट्रिलियन रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। और इसका मतलब क्या होता है इस वाली योजना का, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसका उद्देश्य ये होता है कि कोई भी लोग हैं जो व्यापारी हैं या जो कृषक हैं वो अपने व्यापार के लिए या कृषि के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो भारत सरकार से लोन ले सकते हैं। और जो लोन की अधिकतम सीमा है, जो लोन है वो अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लिया जा सकता है। इसके 3 स्लैब होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपये तक का लोन, किशोर के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।